हेलो और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को खत्म करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर 10 है वो भी खत्म होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक डिटेल में चीज़ों को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं जो मैंने वहाँ पर समझाई हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज हमारे 10.2 का। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कई कई बार रिपीट हुआ है। ध्यान से समझ लेना कैसे ये क्वेश्चन बनता है। इसी टाइप का डायग्राम तुम देखना प्री वाईक्यूज में बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ा सा बस चीज़ों को बदल बदल के दिया रहता है। क्या है क्वेश्चन, कैसे बनेगा, चलो समझाता हूँ। हमसे कहा गया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, देख सकते हो। ये देखो ए बी, ये रहा सी और ये डी है। अब यहाँ पर ये क्या है, सर्कमस्क्राइब किया एक सर्कल को, यानी इसके अंदर में एक सर्कल आया हुआ है, जैसा कि हमें फिगर में दिख भी रहा है। तो प्रूव हमें ये करना है कि ए बी प्लस सी डी अगर हम करें, ए बी प्लस में अगर हम सी डी करें, ये वाला साइड और ये साइड को अगर हम प्लस करें तो वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ए डी प्लस बी सी के, यानी इन दोनों साइड के सम के। तो तुम लोग बीच में देख रहे होगे कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है पी क्यू आर एस। तो ये पॉइंट क्या है भैया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। और कभी भी हमारे पास अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के से हम लोग टेंजेंट बनाते हैं सर्कल में, तो जहां पर भी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा वो इक्वल होता है। ये भी हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है चीज़ों को। लेकिन मैं चिंता ना करो, जो बच्चे पिछली वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनको मैं यहाँ पर भी चीज़ों को समझा कर ही चलूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर रखूंगा तुम लोगों का। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही कॉपी में बना लेता हूँ और फिर तुम्हें एकदम डिटेल में समझाता हूँ। बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है, कैसे बनेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया है, ताकि तुम्हें आइडिया लगते जाए कि मैं कौन कौन से साइड का, कौन कौन से टेंजेंट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हें जो नोट्स मिलेंगे वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमें पी दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम क्यू दिया हुआ है, इसका नाम हमें आर दिया हुआ है और इस वाले पॉइंट का नाम एस दिया हुआ है। हमें ये चीज़ को प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या सबूत है, चलो सबूत पेश करते हैं भाई कोर्ट में। तो भाई प्रूफ यही है सिंपल सा, कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी सीखा था और मैंने तुम्हें एक थ्योरम भी बताया था कि कभी भी अगर हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है, जैसे तुम देखो ये जो ए पी है ये क्या है? ये टेंजेंट है। जो ए एस है ये क्या है? ये भी टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है भाई? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से जाकर के सर्कल को टच कर रहा है, ये भी सर्कल को टच कर रहा है। तो ए पी और ए एस हमारे दो टेंजेंट है सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से, इसलिए हमारा जो ए पी और ए एस होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसको लिखना भी पड़ेगा कि वी नो दैट, हमें ये पता है। क्या पता है भाई? ये पता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, या फिर बस आर इक्वल। यही तुम्हें थ्योरम दिया हुआ है। ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा है पता है तुम लोगों को? ये मैंने 10.2 वाला थ्योरम है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं लिखा है मैंने। तो ये तुम लोगों को बस याद रहना चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम में हमें लिखना भी पड़ता है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको शॉर्ट में तुम लोग बना करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना डिटेल में लिखो। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं इतना डिटेल में लिख दिया, हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब फिलहाल हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि इसलिए जो ए पी होगा वो इक्वल होगा किसके? वो ए एस के इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर हम ये बीपी को देखें, पॉइंट बी से पी तक गया है तो बीपी भी टेंजेंट है और बीक्यू भी टेंजेंट है। तो हमारा जो बीपी होगा वो इक्वल होगा बीक्यू के। वैसे ही तुम पॉइंट सी के पास अगर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा ये जो सी आर है और ये जो सी क्यू है ये भी इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो कि भाई जो सी आर है वो इक्वल है हमारे सी क्यू के। और उसी तरीके से हमारे पास ये जो डी आर है वो इक्वल है डी एस के। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस। इन सभी को तुम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम दे दो, ताकि हम लोग यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है ना वो हम कर सकें। तो अब तुम क्या करोगे, सिंपली सभी को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है अब? ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहले हमारा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में डी आर, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इक्वल की उस साइड में हमारे पास ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू और प्लस में हमारे पास डी एस निकल करके आ जा रहा है, ठीक है। यही हो गया। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो ए पी और बी पी मिलकर के ए बी बना रहे हैं। तुम देखो ना,
AP और BP मिलकर के क्या बना रहा है, AB बना रहा है, तो इसके बदले में तुम AB लिख दो। उसी तरीके से CR और DR होगा, यहाँ पर CR और DR मिलकर के क्या बन रहा है, देखो CR और DR मिलकर के CD बन रहा है, तो यहाँ पर तुम लिख दो CD आ गया, लेफ्ट वाला पार्ट आ गया। राइट वाले में भी तुम देखो यहाँ पर जो AS है और जो DS है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ मैं एक बार, AS प्लस में DS और प्लस में BQ प्लस में CQ। ठीक है, तो अब तुम्हारा आंसर यहाँ पर इस वाले स्टेप में आ जाएगा। AP प्लस में CD हो गया, AS और DS मिलकर के क्या बन रहा है, AS और DS मिलकर के AD बन रहा है, तो हम यहाँ पर इसको AD लिख देंगे। वैसे BQ और CQ मिलकर के BC बन रहा है, तो यहाँ पर BC लिख दो। हैंस प्रूव्ड, खत्म, और कुछ करना ही नहीं था। तो ये चीज़ तुम्हें एकदम ध्यान में रखना है, ये पहली बार हमने इस वाले थ्योरम का यूज़ किया है, तुम्हें एकदम अच्छे से समझ करके इस थ्योरम का यूज़ करना है और बार बार यूज़ करना है। ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिटेल में इससे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 9th वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो समझते हैं 9th वाले को। सो 9th वाले में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में हमसे कहा गया है कि जो ये XY और X डैश Y डैश जो दो लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। और हमसे ये भी कहा गया है कि सेंटर O है हमारे पास, सर्कल का सेंटर O दिया हुआ है। अब एक नई चीज़ बोला गया है इसमें कि ये जो AB आपको दिख रहा है, ये एक टेंजेंट है, पॉइंट C इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये AB क्या है, सर्कल को टच करके भाग रहा है पॉइंट C पर, तो ये AB एक टेंजेंट कहलाएगा। और ये कहा गया है इसके आगे कि जो हमारा ये XY वाला लाइन है ना, तो ये AB जो है ये XY में पॉइंट A पर इंटरसेक्ट हो रहा है और इधर वाला जो लाइन है उसमें पॉइंट B पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ऐसे ये चीज़ें दी हुई है जो डायग्राम में हमें दिख भी रहा है। हमें प्रूव ये करना है कि जो एंगल AOB है, यानी ये जो सर्कल का सेंटर में एंगल बन रहा है ना, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये वाले एंगल को प्रूव करना है 90 डिग्री। कैसे करें, क्या है इसका ट्रिक, चलो समझा देता हूँ कॉपी में डिटेल में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है और ये लिख भी दिया कि हमें ये चीज़ प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए एक छोटा सा तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। वो कंस्ट्रक्शन क्या है पता है, तुम यहाँ जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C दिया हुआ है ना, इसे इसको मिला दो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ये पहले भी आया होगा कि सर यहाँ पर जरूर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमको सर्कल के सेंटर को मिलाना होगा, तभी तो ये कुछ रीजन की वजह से दिया है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है। तो अब इससे होगा क्या ना, तुम देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे होंगे। तुम्हें एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा APO नाम का, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ACO नाम का, एक ट्रायंगल है BCO नाम का, एक ट्रायंगल है BQO नाम का। तो 1 2 3 4 जो 4 ट्रायंगल है ना, हम इन चारों ट्रायंगल का ही बस यूज़ करने वाले हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है छोटा सा, हमने ज्वाइन करा दिया है OC को। ठीक है, O और C को हमने मिला दिया है, बस यही हमने काम किया है। तो अब हमारे पास इसका प्रूफ क्या है भाई, क्या क्या प्रूफ है कि ये वाला एंगल 190 डिग्री है। तो देखो बच्चों ना, मैं यूज़ करने वाला हूँ ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स का। ये जो हमारा ट्रायंगल APO है और ACO, मैं ये वाला और ये वाले ट्रायंगल का अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें बस दिख रहा है खतरनाक ना, अभी मैं एक बार सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें बहुत ईजी लगेगा। तो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, इन दोनों ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और उससे मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ। कॉन्ग्रेंट क्यों किया जा रहा है आगे समझाऊंगा, फिलहाल तुम पहले इसको देखो कॉन्ग्रेंट में कैसे कर सकता हूँ। तो या तो मैं तीनों साइड को इक्वल कर सकता हूँ, ये वाला साइड ये साइड की इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये AP और AC हमारा इक्वल है। या तो तुम यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो राइट एंगल बन रहा है, यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है, ये हमारा टेंजेंट ही तो है ना, और सर्कल के सेंटर से गया है, यानी कि हमारे पास ये राइट एंगल ही होगा। तो हमारे पास ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये हमारा ये कॉमन हो गया। फिर OC और ये जो हमारे पास है ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। तो तुम इसको कई तरीके से कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग जैसे करना चाहो। तो मैं यहाँ पर राइट एंगल वाला यूज़ कर रहा हूँ, मुझे RHS वाला जो कॉन्ग्रेंसी रूल है बहुत पसंद है, मैं इसलिए वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कि इसमें जो हमारा एंगल जो APO है, इसमें एंगल APO इक्वल है हमारे एंगल ACO के, और रीज़न क्या है कि दोनों हमारे 90 डिग्री के, तो ईच 90 डिग्री। ठीक है, रीजन तो पता ही ना 90 डिग्री क्यों हुए, क्योंकि हमारा रेडियस से ये टेंजेंट को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। दूसरा चीज़ हमारे पास जो OP है, नहीं सॉरी OA जो नाम का लाइन OA है, वो दोनों में है, OA इक्वल टू OA या फिर AO इक्वल टू AO भी लिख सकते हो। और ये क्या है भाई, कॉमन है दोनों में, तो ये भी हमारा इक्वल ही होगा। तीसरी चीज़ हमारी OC और OP जो है वो रेडियस है, यहाँ पर लिखो OP इज इक्वल टू OC, और ये इक्वल क्यों हुआ, ये रेडियस की वजह से इक्वल हो गया। मैंने वो थ्योरम जो है ना हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से, वो वाला थ्योरम भी यूज़ नहीं किया, तुम चाहो तो वो थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया लेकिन। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल होगा APO, ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया हमारे ट्रायंगल ACO के, और हमने रूल क्या लगाया, तो वही हमारा RHS वाला रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल, ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये बेटा कि तुम्हारा ये वाला एंगल जो कि AOC है और इधर वाला एंगल जो मेरा AOP है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इन एंगल्स का यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ एंगल नंबर 1 और इसे देता हूँ एंगल नंबर 2।
तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, बड़ा बड़ा एंगल का नाम लिखने से बढ़िया 1 2 लिख दो कभी भी, किसी भी क्वेश्चन है, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन। तो इसलिए हमारा जो एंगल 1 होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 2 के, और इसका रीजन क्या है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो बच्चे 9th में ट्रायंगल से भागे होंगे ना, वो बहुत अभी गुस्सा रहे होंगे अपने ऊपर कि यार मैं 9th में थोड़ा सा पढ़ लिया रहता तो 10th में मेरे को कॉन्ग्रुएंट में इतना दिक्कत नहीं होता। तो ये हो गया पहला काम। सेम टू सेम काम हम इस वाले ट्रायंगल में भी करने वाले हैं, तो उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे, सिमिलरली। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 2 काम सेम टू सेम करना पड़ रहा है ना, तो उसे पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख दो कि जो हमारा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है BCO नाम का और BQO नाम का ट्रायंगल, ट्रायंगल BCO ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल BQO के। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम लोग बार बार इस चीज़ को करके नहीं दिखाने वाले, एग्जाम में भी तुम ऐसे कर सकते हो। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारा जो एंगल ये वाला होगा, देखो BCO का ये वाला एंगल और BQO का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इसका नाम मैं एंगल नंबर 3 और इसका नाम मैं एंगल नंबर 4 दे देता हूँ। तो मेरा जो एंगल नंबर 3 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 4 के, रीजन वही CPCT वाला रीजन से। ठीक है, सेम टू सेम काम हो गया। अब क्या करें सर जी, अब देखो सिंपल सा काम करना है, इन चारों एंगल्स को प्लस कर दो, क्योंकि PQ हमारा एक लाइन है और हम क्या जानते हैं, एक लाइन में जब हमारे एंगल्स बनते हैं तो सभी एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PQ, नाउ PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है। और जब कभी भी सीधी लाइन पे हमारे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं वो सभी आपस में 180 डिग्री होते हैं, नहीं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसलिए हमारा जो एंगल नंबर 1 होगा उसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल 2 को, उसमें प्लस करूँ एंगल 3 को, उसमें प्लस करूँ एंगल 4 को, तो सभी का सम 180 डिग्री आ जाएगा। मुझे पता है कि 1 और 2 इक्वल है, तो मैं 2 के बदले में 1 लिख देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के तो 1 लिखूंगा ही, लेकिन मैं 2 के बदले में भी 1 लिख दूंगा, क्योंकि 1 और 2 को मैंने पहले यहाँ पर इक्वल कर दिया है। इसको डब्बे में से क्लोज भी कर देता हूँ ताकि जो कॉपी चेकर हैं, तुम लोग भी ऐसे ही कर सकते हो एग्जाम में। तुम अलग से जो हाईलाइटेड वाली चीज़ें ना उनको डब्बा बना सकते हो, हाईलाइटर तो यूज़ नहीं कर सकते बोर्ड में, लेकिन ये कर सकते हो। तो 2 के बदले में हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए। उसी तरीके से जो 3 है और 4 है ये भी इक्वल है, तो मैं 3 की जगह पर 3 लिखता हूँ, लेकिन 4 के बदले में भी मैं 3 लिख देता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखो, हमें जो एंगल AOB चाहिए था ना, वो वाला एंगल हमारा निकल करके आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 के बदले में 1 लिख दिया और 4 के बदले में 3 लिखा है, ताकि मेरा ये वाला एंगल आए। मुझे बाहर वाले एंगल से मतलब नहीं, मुझे तो अंदर वाला एंगल चाहिए, तो इसमें 1 और 3 आ रहा है, तो इसीलिए मैंने 1 और 3 का यूज़ किया है। इक्वल के साइड में 180 आएगा, 1 और 1 मिल करके 2 एंगल 1 हो जाएंगे, 3 और 3 मिल करके 2 एंगल 3 हो जाएंगे। इक्वल के साइड में 180, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा एंगल 1 प्लस में एंगल 3, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री, 2 को ट्रांसफर कर दूंगा तो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 90। और 1 और 3 क्या है, 1 और 3 हमारा एंगल AOB है, तो इसका मतलब एंगल AOB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। सर्कल का भी हमने यहाँ पर यूज़ किया, जो सर्कल में हमने चीज़ें सीखा है, और जो हमने 9th में ट्रायंगल की चीज़ें सीखी है वो भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो 9th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो जो 10th वाला क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। सो जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल के अंदर, यानी कि अगर अपन 2 टेंजेंट बनाते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। किसके सप्लीमेंट्री होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, तुम लोगों को यहाँ पर शायद उतना समझ में ना आया हो, मैंने इसीलिए इसका डायग्राम बना करके रेडी रखा है ताकि मैं तुम्हें एकदम इकट्ठा एकदम ध्यान से इसे समझा सकूं। देखो हमारे पास एक बाहर में पॉइंट A है, इससे हमने 2 टेंजेंट बनाया AB और AC नाम का। तो ये वाला जो एंगल है ना, इससे हमें प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री होगा। किसके साथ सप्लीमेंट्री होगा, तो सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करने वाली लाइन है ना, इनके द्वारा जो एंगल बनेगा, इसका और इसका ही हमसे कहा गया है कि ये वाला एंगल इसके सप्लीमेंट्री होगा। ये कहा गया है क्वेश्चन में, घुमा करके दिया है, लेकिन बेसिक से बस मतलब यही है कि मुझे इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री लाना है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है सम। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिखोगे कि हमें प्रूव क्या करना है। बाकी जो जो मैंने डायग्राम में बनाया है तुम गिवन करके उनको भी लिख सकते हो कि लेट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट A है, उसे टेंजेंट AB AC बना, उसे भी लिखते रहना आराम से बैठ करके। मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा देता हूँ कि हमारे पास प्रूफ है क्या। तो प्रूव करना क्या है, तो प्रूव ये करना है कि जो हमारा BAC एंगल है, एंगल BAC वो सप्लीमेंट्री है हमारे एंगल BOC के साथ, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ऐसा प्रूफ करना है। क्या सबूत है भाई,
चलिए जज साहब के सामने इसको प्रूफ दिखाइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो हमको पता है कि ई वाला एंगल होता है 90 का, ई वाला एंगल होता है 90 डिग्री का। तो हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इसलिए जो एंगल नंबर बी होगा वो 90 डिग्री का होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर होगा ए सी के ऊपर, हमारे पास जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर होगा ए सी के ऊपर, इसलिए जो एंगल सी बना है वो भी 90 डिग्री का होगा। रीजन में तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि हमारा रेडियस टू टेंजेंट वाला है। ठीक है, हमारा जो रेडियस है उससे टेंजेंट के ऊपर जब लाइन बनता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा सेम टू सेम। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं ना। तुम इस क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखो। यहाँ पर अब तुम देखो, यहाँ पर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल का। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, जो ए बी ओ सी नाम का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 एंगल हैं। एक हमारा एंगल, वैसे तुम लोग इसका भी जो मैंने यहाँ पर बी ए सी और बी ओ सी लिखा है ना, तुम इसे भी प्यार से एंगल ए और एंगल ओ लिख सकते थे। मैंने जो यहाँ पर शॉर्टकट में बी और सी लिखा है वैसे तुम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैं डिटेल में लिख दिया हूँ ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। बाकी शॉर्ट में लिखोगे तो भी गलती नहीं होगा, गलत नहीं कहलाएगा। तो अब क्या करने वाला हूँ, मैं ये लिखने वाला हूँ कि मेरा इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल बना है। एक एंगल बी, एक एंगल सी, एक एंगल वही ए वाला जिसका नाम मैंने बी ए सी लिखा हुआ है, एक एंगल ओ वाला जिसका नाम मैंने एंगल बी ओ सी लिखा है। तो चारों का जो सम है वो तो 360 डिग्री हो जाएगा। बी का वैल्यू भी 90 है, सी का वैल्यू भी 90 है, प्लस में हमारा एंगल बी ए सी और प्लस में एंगल बी ओ सी आ गया, इक्वल के उस साइड में 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 होगा, उधर ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी ए सी प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा 360 माइनस में 180 के। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, आ तो गया बी ए सी प्लस बी ओ सी, इनका जो सम है वो 180 डिग्री आ गया। 360 से 180 माइनस होगा तो 180, और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। तो इस तरीके से तुम बहुत आराम से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था। चलो 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, मजेदार लग रहा है क्वेश्चन। सो 11th वाले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुम लोगों को इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें, कि भैया हमने बनाया है क्लास 10th का बेस्ट, एकदम सबसे बेस्ट बुक और एकदम बेस्ट प्राइस में मैथ्स का ये बुक है, क्वेश्चन बैंक है। इसमें आप लोगों को नोट्स, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, PYQs, माइंड मैप, वर्कशीट, सैम्पल पेपर्स, सारी चीज़ें भर भर के मिल जाएंगी। और ये बुक तुम लोगों को अमेजोन पे सिर्फ और सिर्फ 299, या कभी कभी तो ऑफर में जब बच्चों को मेरे को देना रहता है तो 199 पे भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इतने कम पे ये बुक मिलने वाला है। इसकी क्वालिटी एकदम तगड़ी है इस बुक की। जो भी बच्चा इसे लिया है ना, दिल खुश हो गया उस बच्चे का। तुम लोग जाकर के अमेजोन पे इसका रिव्यू देख लेना। जिन बच्चों ने लिया, बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया है, कई बच्चे तो देना भी भूल गए हैं। तो तुम लोग अमेजोन पे रिव्यू देख करके इस बुक को जल्दी से परचेस कर लो, क्योंकि इसकी प्राइस मुझे बढ़ानी पड़ सकती है, क्योंकि जो दूसरे पब्लिकेशन वाले हैं ना, वो दुष्ट लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप इतने कम पे बच्चों को बुक प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो तुम लोग अगर लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ले लो, जब तक मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो जाए इतने कम पे प्राइस में बुक प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो जाओ बच्चों, जिसको अमेजोन से कंसीडर करना, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, 11th वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो 11th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि प्रूव कीजिए कि एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि अगर कोई पैरेललोग्राम के पेट के अंदर एक सर्कल आ जाए, जैसे ये ट्रायंगल के पेटू के अंदर एक सर्कल दिख रहा है ना, वैसे ही अगर एक पैरेललोग्राम हमने बनाया जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, यानी अपने पेट के अंदर वो सर्कल को खा गया है, तो ये प्रूव करना है हमें कि वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। रोम्बस के बारे में 9th में पढ़े हो ना, रोम्बस भी हमारे स्क्वायर का ही जुड़वा भाई है, राम लखन की तरह। तो चलो इसे कैसे बनाना है मैं तुम लोगों को कॉपी में सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना लिया है। दिख तो नहीं रहा है बहुत अच्छा सा पैरेललोग्राम, लेकिन फिलहाल के लिए तुम एज्यूम कर लो कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है। हमें प्रूव ये करना है कि जो ABCD है ना, हम लोगों को यहाँ पर प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की खासियत क्या होती है बच्चों, तुम्हें लोग पता है? कोई भी पैरेललोग्राम अगर उसका चारों साइड इक्वल कर दिया तुमने तो वो एक रोम्बस होगा। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। या तुम ये भी कह सकते हो कि किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो ना तुम लोग, तो वो एक रोम्बस कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होते ही होते हैं, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होबे करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, अगल बगल वाले साइड को इक्वल कर दूंगा, तो मेरा ये और ये इक्वल था पहले से, तो अगर मैंने इन दोनों को इक्वल किया तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और उसी तरीके से ये और ये पहले से इक्वल था, तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब चारों इक्वल हो जाएंगे। तो तुम्हें बस सिंपल सा काम करना है,
ए बी और ए डी को इक्वल करना है। किसी भी पैरेललोग्राम के अगर तुमने एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया तो वो एक ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाता है। तो मुझे ए बी और ए डी को अगर इक्वल करना है तो मैं कैसे करूंगा? तुमने जो शुरू में क्वेश्चन नंबर 8 सीखा था ना बच्चों, यहाँ पर कुछ उसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से यूज़ करूंगा। मैं इस वाले पॉइंट का नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम मैं पॉइंट S दे देता हूँ। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ के अंदर हमारे पास क्या प्रूफ है। सबूत देते हैं ना, मिलावट, चिंता काहे कर रहे हैं आप। देखिए भैया, हम लोगों को पता है, जो हमने थ्योरम तुम लोगों को बताया था, थ्योरम 10.2 जो दिया हुआ है, जो AP और AS है ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो तुम कि भाई जो AP होगा वो इक्वल होगा AS के। उसी तरीके से जो हमारा BP है और ये जो BQ है ये भी इक्वल होगा, तो BP इज इक्वल टू BQ, ये लिख दिया हमने। उसी तरीके से हमारे पास ये जो CQ और CR हैं ये भी इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिखो CR इक्वल टू CQ, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये जो DR और DS है ये भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS। और सभी का सेम रीज़न है कि हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रहे हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में वो जो थ्योरम है ना उसको एक बार तुम लोग लिख भी देना, जो तुम्हारे बुक में थ्योरम 10.2 में दिया हुआ है, उसी थ्योरम को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये हमारे 4 इक्वेशन बन गए। अगर हम इन सभी को ऐड करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ऐड किया था, तो क्या होगा देखना, हमारा अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। वैसे उसका हम लोगों को जरूरत है नहीं, अपोजिट साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल है, लेकिन हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो बहुत काम का मिलेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इक्वल के उस साइड में AS और प्लस में DS को पहले लिख देता हूँ। तुम लोगों को याद होगा हम लोगों को लास्ट में DS को ट्रांसफर करना पड़ा था, तो AS फिर BQ CQ और DS लिखने से अच्छा पहले तुम AS और DS को लिख लो, आगे पीछे लिखा जा सकता है प्लस करते समय। फिर प्लस में हमारा BQ और प्लस में हमारे पास CQ हो जाएगा। AP और BP मिल करके हमारा AB बना लेंगे। उसी तरीके से CR और DR मिल करके हमारा CD बना लेंगे। AS और DS मिल करके AD बना लेंगे। और यहाँ BQ और CQ मिल करके BC बना लेंगे। जैसे 8th वाले में हुआ था सेम टू सेम वैसे ही हो गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या जानते हैं, बट अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो तो इक्वल होते हैं, हमको ये पता है। तो इसका मतलब जो AB और CD है वो तो इक्वल होगा, यानी कि जो AB होगा वो इक्वल होगा CD के, और उसी तरीके से जो BC होगा वो इक्वल होगा हमारे AD के, ठीक है। ये होगा ही होगा। इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 नाम दे दूं तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं कंप्लीट को यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ से जो CD है उसके बदले में मैं AB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तुम ही बताओ, क्योंकि AB और CD तो इक्वल है, तो मैं यहाँ पर वैसे लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये क्लियर बेटा कि हमारे पास जो AB है इक्वेशन 1 में वहाँ पर AB रहने देते हैं, जो हमारा CD है उसके बदले में भी हम AB लिख देते हैं। इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो BC है, ये जो हमारे पास यहाँ पर BC है, इसको क्या किया जाए, बगल वाला साइड है हमें AD करना था, किसी को भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर ना BC के बदले में AD लिख देता हूँ। और जो AD है ना ये वाला, ये देखो AD था, ये मैंने उतार दिया, और ये जो BC है उसके बदले में मैं यहाँ पर AD लिख दे रहा हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया, जो इक्वेशन 1 था AB के बदले में AB लिखा, CD के बदले में भी AB लिखा, क्योंकि हम जानते हैं AB और CD इक्वल है। उसी तरीके से जो AD था उसके बदले में AD लिखा, लेकिन BC के बदले में भी हमने AD लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा 2AB बन जाएगा और इधर हमारे पास 2AD बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो AB इक्वल टू आ गया AD। और यही तो प्रूफ करना था। तो तुम यहाँ पर लिखोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इन विच, जिसके अंदर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्या है भाई, एडजेसेंट साइड्स जो है ना, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ABCD होगा, ABCD वो एक रोम्बस होगा, इज अ रोम्बस। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हैं तो उसे हम रोम्बस कह सकते हैं, और इसका रीज़न मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया। तो इस तरीके से हमारा ये भी प्रूव होता है। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा, सेम टू सेम 8th की तरह बना है, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोगों को टिक टैक करना पड़ा, कटपीट करना पड़ा, ठीक है। तो 11th भी खत्म, चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाते हैं 12th वाला, जो थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है। चलो समझ लो उसको। तो देखो ये जो 12th वाला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, वो ड्रॉ किया गया इस तरीके से कि उसने सर्कल को खा गया, सर्कमस्क्राइब कर लिया अपने अंदर, जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब हमसे ये भी कहा गया है कि हमारे पास जो BD और ये जो CD है ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हुए हैं कि इनका जो लेंथ है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D पर ना वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देखो दिया है 8 और 6 ये दे दिया है।
कह क्या रहा है कि हमें साइड ए बी और ए सी का लेंथ फाइंड करना है। ए बी बोले तो ये वाला साइड, ए सी बोले तो ये वाला साइड। दिख रहा है इजी पीजी। कैसे बनाना है चलो आओ तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ, तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखो ये वाला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से डायग्राम है, हमें ए बी और ए सी का लेंथ निकालना है। कुछ कुछ यहाँ पर काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, समझा देता हूँ क्या काम करना है। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, जैसे तुम्हारे पास ये ओ डी से ज्वाइन किया गया है ना, उसी तरीके से तुम यहाँ पर ना जो पॉइंट हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें दिख रहा है ना, इस वाले टेंजेंट में और इस वाले टेंजेंट में, इन पॉइंट से कुछ नाम लिख दो। जैसे फिलहाल मैं इसका नाम पॉइंट ई और इसका नाम पॉइंट एफ रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ डी है तो ई और एफ अच्छा लगेगा, मैचिंग मैचिंग। अब उसके बाद हमारे पास हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक हमारा ये ओ ई बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और उसी तरीके से एक हमारे पास ये ओ एफ बन जाएगा। तो हमने ज्वाइन कर दिया ओ ई को और ओ एफ को। इसका फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चल करके पड़ेगा। और उसी तरीके से हम अगर ज्वाइन कर दें इसको, कौन से लाइन को, तो ए से अगर हम ओ को ज्वाइन कर दें तो कुछ इस तरीके से हमारा ए ओ बन जा रहा है। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो तुम इसको लिख भी सकते हो कि ज्वाइन किया हम लोगों ने, लिख क्या सकते हो, लिख ही देना एग्जाम में कि हमने ज्वाइन किया है ए ओ को, फिर हमने ज्वाइन किया है भैया, अच्छा हमने ये बी और सी को छोड़ दिया है ना, तो हम इनको भी ज्वाइन कर ही देते हैं। यहाँ पर इनको भी ज्वाइन कर दो, इसका भी यूज़ होने वाला है, तगड़े से यूज़ होने वाला है। ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना ये क्वेश्चन है नहीं। पिछले साल ही मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे बोले थे सर दिख बहुत सिंपल रहा था लेकिन बहुत खतरनाक। तो हमने ज्वाइन कर दिया ए ओ को, फिर बी ओ को, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया सी ओ को। अब उसके बाद एक काम करो, तुम्हें पता है कि ये तो यहाँ से सी डी अगर 6 है तो सी एफ जो होगा वो भी 6 होगा, अगर बी डी 8 है तो ये जो बी ई होगा ये भी 8 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये तो चलो 6 6 है, ये वाला साइड और ये साइड हमको कुछ नहीं पता, तो ये भी हम लोग x मान लेते हैं और ये भी x मान लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो ए एफ और ए ई बना है दोनों हमारे सेम, हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए टेंजेंट हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हमारे दोनों को हमने यहाँ पर x नाम दे दिया ताकि हमें बार बार ए एफ या ए ई ना लिखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट जो हमारा ए एफ है वो इक्वल है हमारे ए ई के, और दोनों को हमने यहाँ पर x नाम दे दिया। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर मेंशन करते ही चलो कि भैया जो हमने यहाँ पर इसको 6 और इसको 8 लिखा वो कहाँ से लिख दिया, तो इसको बता देंगे कि हमारा जो सी डी है वो इक्वल है सी एफ के, तो दोनों हमारे 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, और जो हमारे पास बी डी है वो इक्वल है बी डी जो है वो बी ई के इक्वल है, तो यहाँ पर से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इतना हो गया। अब हम लोग अगर देखें तो हमारा जो ए सी, देखो ये जो हमारे पास बी सी है, ये वाला जो साइड बी सी है, ये तो टोटल हमारा 6 और 8 मिल करके 14 बन जा रहा है। लेकिन ये जो ए सी और ए बी वाले साइड हैं इनका लेंथ कितना है वो देख लेते हैं। तो नाउ हमारे पास अगर हम ए बी का लेंथ निकालने जाएंगे तो वो x और 8 मिल करके बना रहा है, तो x प्लस 8 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम ए सी का लेंथ देखने जाएं तो वो हमारा x प्लस सी बोल रहा हूँ, ये 6 बन करके बना रहे हैं, तो x प्लस 6 हो जाएगा। और अगर हम सी बी का जो लेंथ है वो देखने जाएं तो वो तो हमारा 6 प्लस 8 यानी कि 14 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, देखो बच्चों तुम लोगों को इतना ये जो बेसिक काम था ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ से मेन तांडव शुरू होने वाला है, और वो तांडव क्या है ना कि हम इस ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया। तुम्हें ये x की वैल्यू चाहिए ना, देखो जब तक x की वैल्यू नहीं मिलेगी हमें तब तक हम ए बी का वैल्यू या ए सी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो मेन तो x का वैल्यू है। और उस x के वैल्यू को फाइंड करने में तुम्हारी थोड़ी सी नानी याद आएंगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आएंगी, चिंता ना करो, जिनको आएंगी वो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, अगर इसका मुझे एरिया निकालना हो तो भाई मुझे तो इसमें परपेंडिकुलर वगैरह कुछ पता है नहीं, और ये 3 साइड मुझे बस पता है जिनका ये लेंथ है हमारे पास x के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे वो हमारे जो हीरोन्स फार्मूला है ना वो वाले फार्मूला से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी जो एरिया होगा वो हो जाएगा रूट के अंदर s, फिर ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर s माइनस बी, और फिर s माइनस में c। यही हमारा हीरोन्स फार्मूला है। तो यहाँ से देखो s की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड कर लो सबसे पहले। तो s हमारा कितना होगा, s निकालने के लिए इनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर s के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हमारे पास x प्लस में 8 है पहला वाला साइड, दूसरा है हमारे पास x प्लस में 6, और तीसरा वाला हमारे पास है 14। तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए। तो इन सभी को प्लस करके डिवाइड बाई जब तुम 2 करोगे ना तो तुम्हारे पास x प्लस में 14 आ जाएगा। मैंने कुछ कैलकुलेशंस पहले ही कर लिए हैं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना कराऊं मैं। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो फाइनली तुम्हारा आंसर जो होगा वो x प्लस में 14 निकल करके आ जाएगा। अब ये तुम लोग ऐसे लिख दिए। अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का भी तो वैल्यू चाहिए, इनका भी जरूरत पड़ने वाला है। ब्रैकेट के अंदर या तो रूट बना करके हम करेंगे या तो पहले ही कर लें। तो मैंने 9th में भी तुम लोगों को सिखाया कि ये काम तुम पहले ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तुम s माइनस ए निकाल लो, s का वैल्यू है x प्लस में 14, उसमें से a को माइनस करना है। ये पहला वाला साइड को मैं यहाँ पर a मान लेता हूँ,
लेट यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू ए लिख देता हूँ, इसको इक्वल टू बी और इसको इक्वल टू सी, यानी कि जो ए बी सी एक्चुअल में वो सिंबल है कि तीनों साइड को हम किसको ए, किसको बी, किसको सी मान रहे हैं, बस वही चीज़ और कुछ नहीं है। तो हम लोग पहले वाले को अगर यहाँ पर a माने हैं तो ये वाला हमारे पास x प्लस 8 है, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। यही होता है ना मेरे भाई, हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट लगा करके अगर मैं x प्लस 8 लिखूंगा तो ब्रैकेट ओपन होगा तो -8 -x यही होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ये प्लस का x माइनस का x हो जाएगा कैंसिल, 14 में से 8 माइनस होगा तो आ जाएगा 6। वैसे ही अगर हम s माइनस बी निकाल लें तो ये हो जाएगा x प्लस में 14, उसमें से माइनस हो जाएगा x माइनस में 6 और ये सॉल्व होकर के बन जाएगा 8। और फाइनली अगर हम s माइनस सी निकालने जाएँ तो ये हो जाएगा x प्लस में 14 और उसमें से माइनस हो जाएगा 14 c का वैल्यू, तो ये दोनों कट होकर के x आ जाएगा हमारा आंसर, s माइनस सी का वैल्यू हमारा x निकल करके आ गया। अब यहीं पर मैं निकालता हूँ इसका एरिया। तो जो एरिया होगा बेटा वो कितना होगा, रूट के अंदर हमारा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो एरिया के लिए मैं सबसे पहले s लिखूंगा और s का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो x प्लस में 14 निकाला था ना ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस में 14, ये s का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करना है s माइनस a से जो कि 6 है, फिर मल्टीप्लाई करना है s माइनस बी से जो कि हमारा 8 है, हमने पहले इसीलिए वैल्यू निकाल लिया ताकि बार बार हमें फॉर्मूला ना लिखना पड़े, और फिर यहाँ पर हमारे पास ये x आ जाएगा। तो तुम इसे कई तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो तुम लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में तुम इसे x प्लस 14 ही रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करो, तुम इधर वाले को बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48 और x, 6 8 जा 48 और ये x उतर जाएगा। तो ये तुम्हारे पास जो ये एरिया निकल करके आया है ना, ये बहुत काम का एरिया है, इसका नाम दे दो तुम इक्वेशन नंबर 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है इसका एक और तरीके से एरिया निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है देखते हैं अभी इधर। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC है वो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हमारा बड़ा सा ट्रायंगल है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, AOB वाला ट्रायंगल, AOC वाला इधर वाला ट्रायंगल और फिर BOC ये नीचे वाला ट्रायंगल। तो ये जो 3 ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं ना शुरू में ये ज्वाइन करके, उनका भी यहाँ पर यूज़ होगा कि हम इन तीनों ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लें आपस में, क्योंकि देखो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलने वाली, भुला जाओ कि यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी वो समझा रहा हूँ कि हम अब ना ये तीनों ट्रायंगल का एरिया को प्लस करके भी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या करें, एरिया निकाल लें ट्रायंगल AOB का, हमारा जो ट्रायंगल AOB है उसका एरिया निकाल लें, फिर उसमें हम लोग प्लस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, फिर उसमें हम प्लस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो इन तीनों के एरिया को प्लस करने से भी हमारा ABC का ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ जाएगा। अब इसके पास आ जाओ, ये वाले को अब छोड़ दो, ये हमारे पास पहले से निकल चुका है यहाँ पर इतना। अब इनका यूज़ करके हम लोग यहाँ ना x का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है तुम लोगों को पता ही है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट होता है ना। तो AOB जो हमारा ट्रायंगल है, देखो AOB इस वाले ट्रायंगल में जो बेस है वो हमारा AB है और जो हाइट है वो हमारा OE है। उसी तरीके से जो हमारे पास AOC ट्रायंगल है उसमें बेस AC है और जो हाइट है वो हमारा OF है। इधर हमारे पास जो बेस है वो BC है और हाइट जो है वो OD है। तो ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर हम लिखेंगे AB जो कि बेस है, मल्टीप्लाई में हमारे पास OE जो कि हमारी हाइट है, फिर प्लस की साइन, इसके बदले में हम लोग फिर से वही 1/2 लिखेंगे। फिर जैसे कि मैंने बताया बेस हमारे पास AC है और हाइट हमारे पास OF है, और फिर प्लस की साइन 1/2, फिर मल्टीप्लाई में बेस हमारा BC और मल्टीप्लाई में हाइट यानी कि OD हो जाएगा। तो इतना काम करने से फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखना भी यहाँ पर तुम लोग। 1/2 1/2 1/2 हमारा कॉमन मिल रहा है, ये एरिया हटा दो यहाँ से क्योंकि हमने एरिया का फॉर्मूला लगा ही दिया तो एरिया लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 को कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यहाँ पर AB का जो वैल्यू हमारे पास है वो कितना है, अगर तुम AB का वैल्यू देखोगे तो वो हमारे पास 8 प्लस में x है, AB हमारे पास 8 प्लस में x है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में x और उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा हमारे OE से। और OE कितना है भाई, तो OE का हम लोगों को जो लेंथ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो रेडियस है ना वो 4 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, उस क्वेश्चन में शुरू में ही कहा गया था कि जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर, जो OD बना करके दिया था क्वेश्चन में वो 4 था, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा और ये जो OF है ये भी हमारे पास 4 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो AB का लेंथ होगा वो हम लोग लिख देंगे x प्लस में 8 और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे OE से यानी कि 4 से। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर तुम लोगों को आंसर बता देता हूँ। तुम सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद तुम्हारे पास जो वैल्यूज़ निकल करके आने शुरू होंगे ना, तुम्हारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 4x, फिर हमारे पास प्लस में हो जाएगा 32, प्लस में हमारे पास आ जाएगा फिर से 4x और फिर प्लस में हो जाएगा 24,
फिर प्लस में हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा 56, क्योंकि जो BC है वो हमारे पास 14 है और OD जो हमारे पास है वो 4 है, तो 14 4 जा हमारे पास 56 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज पुट करने के बाद तुम कैलकुलेट करोगे तो इतना वैल्यू निकल करके आ जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी शुरू में ही बताया तुम लोगों को कि मैंने कैलकुलेट पहले ही कर लिया है ताकि टाइम बचा सकूँ। तो जब इनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाता है 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 8x, और नंबर्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा प्लस का 112। अब यहाँ से तुम क्या करो, दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है, 4 को कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये 2x हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, तुम 8 ही बाहर निकाल दो डायरेक्ट, क्योंकि दोनों तो 8 से भी कॉमन मिल रहा है। तो तुम अगर यहाँ से 8 को बाहर निकालते हो डायरेक्टली तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। इसको मैं कट कर देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा ही लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 1/2 हुआ, हमने 8 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास x बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर हमारा 14 8 जा 112 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, 8 कॉमन लेने के बाद 8 का 14 से मल्टीप्लाई करने पर 112 आता है, तो ये कट पीट होकर के 4 बना लेगा। तो हमारा जो एरिया निकल करके आ रहा है इन सभी छोटे छोटे ट्रायंगल का ना, वो आ रहा है 4 और ब्रैकेट में x प्लस में 14। तो ये थोड़ा सा देखा देखा सा लग रहा होगा। ये भी देखो एरिया हमारा हमेशा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया था, ये भी एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लिख ही देना, बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो तुम लोग को मैंने क्या बोला था बेटा कि x प्लस 14 को यहाँ पर कैलकुलेट मत करो। कई वीडियोस तुम देखना उसमें कैलकुलेट भी कर दिया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। x प्लस 14 को यहाँ भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। इससे अब हम लोगों को फायदा होगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, इक्वेशन 1 इस ट्रायंगल का एरिया है। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 भी इस ट्रायंगल का एरिया है, बस उसमें हमने छोटे छोटे ट्रायंगल्स का यूज़ किया है। यानी कि दोनों क्या है भैया, हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। इक्वेशन 1 भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और इक्वेशन 2 भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ से हमारा मेन खेल अब शुरू होने वाला है, अब आंसर आना शुरू होगा तुम लोगों के सामने, x का वैल्यू निकलेगा। चलो यहाँ पर तो फिलहाल पेज खत्म हो गया, इतना समय बनेगा नहीं, तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने अगर इतना मेहनत किया है तो मैं यहाँ पर बगल में बना करके खिचड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि साफ सुथरा ही बने, ताकि बच्चों को जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँ अपने टेलीग्राम पे तो उनको चीज़ें समझ में आए। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे जो एरिया है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये तो रूट के अंदर है, तो रूट से निकालने का क्या तरीका है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, या फिर इस रूट को उधर भेज दो, तो वही एक ही बतिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लिख देते हैं डिटेल में। तो अगर हम दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, यानी ये x प्लस में 14 हो जाएगा और ये 48x जो है वो रह जाएगा, यानी रूट हटा दिया हमने। और इधर हमारे पास ये 4 का स्क्वायर होकर के 16 बन जाएगा, और ये जो x प्लस 14 है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है ना, सबसे आसान तरीका देखो यहाँ पर ये है, तुम इसको इधर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करना। हमने x प्लस 14 को इसी काम के लिए ही बचाया था। हमारे पास ये हो जाएगा 48x इक्वल के उस साइड में 16 है। ये देखो x प्लस 14 का स्क्वायर है, मैं तुम लोगों को बच्चे की तरह समझाता हूँ, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। नीचे में हमारा ये आ जाएगा x प्लस में 14, जो कि वहाँ पर मल्टीप्लाई में थे, यहाँ कर डिवाइड में हो गया, तो नीचे का एक और ऊपर का एक कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बच गया 48x इक्वल के उस साइड में। अब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 16x आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 224 आ जाएगा। 16 को अगर हम इधर लेकर के आ जाएँ तो ये हो जाएगा 48x माइनस में 16x इक्वल के उस साइड में 224। इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारे पास 32x और इक्वल के उस साइड में 224 आ गया। 32 को अगर मैं ट्रांसफर करूँगा यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, और जो x की वैल्यू है वो 7 निकल करके आ जाएगी। तो सबसे ईजिएस्ट वे यही है तुम्हारा x का वैल्यू निकालने का इस वाले क्वेश्चन में। तो अगर x का वैल्यू निकल गया तो फाइनली एकदम इमोशनल वाला पल आ गया इतना मेहनत करने के बाद, कि भैया जो ए बी का लेंथ होगा वो हमारा x प्लस में 8 था, यानी कि 7 प्लस में 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो हमारा ए सी का लेंथ था वो था x प्लस में 6, यानी कि हमारे पास 7 प्लस में 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तुम्हें फाइनल आंसर निकालना है। देखो लंबा सा क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया है तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने का, एकदम ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। एक बार वीडियो को एक बार और देखोगे तुम लोग, बैक करके थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर से वीडियो को देखोगे, क्योंकि लंबे क्वेश्चन में हम लोग आगे समझते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। तो पहला बार क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, और फिर दोबारा में क्या करना है कि खुद से एक बार सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन को, तब जाकर के तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या कहा था और कैसे उसको हम लोगों ने फाइंड किया है सबसे ईजिएस्ट वे से। तो ई बन गया भैया 12th वाला क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है 13th वाला, जल्दी से हम लोग उस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। सो जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसमें हमसे कहा गया प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल।
यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके पेट के अंदर एक सर्कल होगा और वहीं से हमें चीज़ों को प्रूव करना है। चलो डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसका नाम ABCD है और उसके अंदर में एक सर्कल है जो कि जिसको बोला जाता है सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल। ठीक है, इस सर्कल का मान लो यहाँ पर एक सेंटर O है। हमें प्रूव ये करना है बेटा कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, ये सर्कल के सेंटर में जब एंगल बनाएंगे तो वो सप्लीमेंट्री होगा। तो कैसे बनेगा सर्कल के सेंटर में एंगल? देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर से हमारे पास ये हमने पॉइंट A से O को मिला दिया, ये हमारा सेंटर O है। उसी तरीके से अगर हम B से O को मिला दें तो ये हमारे पास एक एंगल निकल करके आएगा, ये वाला एंगल। और सिमिलरली अगर हम ऊपर देखें, तुम लोगों को दिख रहा है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ तो डायग्राम देखते जाना, समझते भी जाना। C से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूँ और D से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूँ तो इस तरीके से हमारे पास एंगल्स बनेंगे। तो मुझे क्या प्रूव करना है पता है? ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करना है। ये एंगल इक्वल नहीं, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल को आपस में सप्लीमेंट्री और इस वाले दोनों एंगल को, अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री करना है। तो हम यहाँ पर पहले तो लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल AOB होगा, ये वाला पॉइंट का नाम मैंने क्या बताया, O रख देते हैं। तो जो एंगल AOB है उसमें अगर प्लस किया जाए एंगल COD को तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंड ऑल्सो हमें ये भी प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल AOD है प्लस अगर हम उसमें कर दें एंगल BOC को, ये अपोजिट वाले साइड से जो एंगल बन रहे हैं, तो ये भी हमारे सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होंगे। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए तुम लोगों को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और समझा देता हूँ। सिंपल सा है, कुछ खतरनाक चीज़ नहीं करवाने वाला हूँ, डरा मत करो कंस्ट्रक्शन का नाम सुन करके। तुम्हें बस ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इससे मिला देना है चीज़ों को, यानी कि सर्कल के सेंटर को। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने इधर मिला दिया, उसी तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इधर मिला दो, रेडियस बना दो, यानी कि फिर इधर भी एक रेडियस बना दो और एक यहाँ पर सर्कल के सेंटर से ऊपर में भी रेडियस मिला दो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो पॉइंट्स बनाए हैं ना, हम लोग इनका नाम लिख देते हैं। जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट हमारे पास R है और ये वाला पॉइंट हमारे पास S है। तो हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया OP, OQ, OR और OS को। यही हमने काम किया है इसके अंदर। ठीक है, PQ वाले हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये भी तुम चाहो तो शुरू में यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम करेंगे क्या बच्चों, पता है तुम लोगों को? हम लोग ना एंगल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं ना, सब एंगल को तुम लाइन से नाम लिख दो। जैसे देखो ये एंगल है एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2, इसका नाम एंगल 3, इधर वाले एंगल का नाम 4, ये वाला एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया और ये वाला हमारा एंगल 8 हो गया। तो ये जो 8 हमारे एंगल बने हैं ना खतरनाक से, इनका ही हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो तुमने पिछले वाले इक्वेशन में देखा होगा, मैंने अगल बगल के ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, उससे मेरा ये दोनों एंगल इक्वल हुआ था। सेम वही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ प्रूफ के अंदर। हम अगल बगल के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे, सबको नहीं करेंगे, चिंता मत करो, किसी भी 2 ट्रायंगल को बस तुम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे मैं फिलहाल के लिए ट्रायंगल AOP और AOS को कॉन्ग्रेंट करने वाला हूँ। इन ट्रायंगल AOP, जो ट्रायंगल AOP है जहाँ पर एंगल 1 बना है, एंड ट्रायंगल AOS, अगर मैं इनको आपस में कॉन्ग्रेंट कर दूं, कैसे कॉन्ग्रेंट कर दूं? तो पहला चीज़ तो हमारे पास वही है कि वहाँ पर मैंने पिछली बार क्या यूज़ किया था, वो राइट एंगल वाला यूज़ किया था ना। इस बार भी मैं चलो राइट एंगल वाला यूज़ करता हूँ। मैंने लगभग हर क्वेश्चन में राइट एंगल वाला यूज़ किया है। मुझे पता है रेडियस और ये जो टेंजेंट है वो राइट एंगल बनाते हैं। तो मेरा जो एंगल यहाँ पर मैंने A लिख दिया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं पहले यही लिख देता हूँ कि जो मेरा AO होगा वो दोनों में है। यहाँ पर भी AO है, इधर भी AO है, ये दोनों हमारा कॉमन वाला था, इसलिए चलो मैंने A लिख दिया था, इसलिए पहले इसी को लिख दिया। अब राइट एंगल को लिख दो कि एंगल P जो है या फिर APO नाम का एंगल, यहाँ पर जो एंगल APO है वो इक्वल है हमारे एंगल ASO के और दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल है। फिर तीसरा हमारे पास क्या इक्वल है भाई, तो जो OP और OS है वो रेडियस है, तो यहाँ पर लिखो OP इधर वाले OS के इक्वल है और उसका रीज़न है कि दोनों आपस में रेडियस है। तो इसलिए जो ट्रायंगल AOP होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल AOS के। और रूल हमने कौन सा लगाया, तो वही RHS वाला रूल लगाया। और अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका एंगल 1 बना है और इस वाले में जो एंगल 8 बना है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से। अब तुम्हें ना बाकी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने की जरूरत नहीं है, तुमने एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके दिखा दिया ना बेटा, ये दोनों ट्रायंगल को। वैसे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर में जब हम लोग कॉन्ग्रेंट करेंगे तो 2 और 3 इक्वल हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रेंट करेंगे तो 4 और 5 इक्वल हो जाएगा। और इन दोनों ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रेंट करेंगे तो हमारा 6 और 7 इक्वल हो जाएगा। तो अगर एक बार हमने कर दिया तो अब हम सिमिलरली करके लिख दे रहे हैं कि क्या करना है हम लोगों को। एग्जाम में भी तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो, तुम बाकी ट्रायंगल का नाम बस कम से कम लिख देना, मैं वो भी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि हमारा एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा। फिर हमारा एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल हो जाएगा। एंगल 6 और हमारा एंगल नंबर 7 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब इन सभी को आपस में ऐड कर दो। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 2 बना, इक्वेशन 3 बना, इक्वेशन नंबर 4 बना। तो ऐड ऑल द इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन 1 2 3 4 लिख लेना तुम लोग। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास या फिर नहीं, ऐड इन सभी को काहे कर रहा हूँ, फालतू है। 1 2 3 4 को ऐड करने से अच्छा पूरे को ही ऐड कर देता है। हाँ, ये सब ज़्यादा ईजी तो ये होने वाला है। देखो तुम लोग देख के आ रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरे के पूरे एंगल्स है वो एक सेंटर के अराउंड बने हुए हैं, यानी कि ये सभी एंगल मिल करके एक सर्कल बना रहे हैं, बोले तो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना इसको इक्वेशन 1 2 3 4 लिखने से लिख दिया, चलो अच्छी बात है, वो काम आएगा। ऐड के बजाय हम क्या लिखते हैं कि वी नो दैट कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल जानते हो ना, क्लास 3 4 में सीखा होगा, वो होता है 360 डिग्री का। तो कंप्लीट एंगल बोले तो चार जितने भी एंगल है वहाँ पर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 प्लस में एंगल नंबर 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8, इन सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 और 2 और 5 और 6, क्योंकि मुझे AOB चाहिए था, COD चाहिए था ना, AOB और COD चाहिए ना। तो AOB हमारा 1 और 2 में आ रहा है और COD हमारा 5 और 6 में आ रहा है। तो मैं बस उन्हीं का यूज़ करूँगा, 1 2 का, 5 और 6 का, बाकी सबको कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर 1 के बदले में 1 लिखा, 2 के बदले में 2 लिखा, 3 के बदले में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कर दिया है। तो 3 के बदले में हम एंगल 2 लिख देंगे। 4 का भी हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग 4 के बदले में एंगल 5 लिख देते हैं, एंगल 5 के बदले में 5 ही लिखो। 6 के बदले में 6 लिखो, इनको चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया जिनका जिनका जरूरत है उनको चेंज नहीं करेंगे। 7 के बदले में हम 6 लिख सकते हैं, तो 7 के बदले में 6 लिख देंगे। और 8 के बदले में हम लोग 1 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही काम किया था। तो 8 के बदले में एंगल 1 इक्वल के उस साइड में 360 हो गया। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हमारे पास एंगल 1 और एंगल 1 दो बार आ रहा है तो 2 एंगल 1 बन गया। एंगल 2 और एंगल 2 दो बार आ रहा है तो 2 एंगल 2 हो गया। एंगल 5 और एंगल 5 दो बार आ रहा है तो 2 एंगल 5 हो गया। एंगल 6 और एंगल 6 दो बार आ रहा है तो 2 एंगल 6 हो गया, इक्वल के उस साइड में 360। सभी में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल के उस साइड में 360 हो जाएगा। 1 और 2 मिलकर के क्या बन रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 1 और 2 मिलकर के AOB बन रहा है, जो कि मुझे चाहिए था। 5 और 6 मिलकर के क्या बन रहे हैं, COD बन रहा है, जो मुझे चाहिए था। तो 1 और 2 के बदले में हम यहाँ पर एंगल AOB लिखेंगे, 5 और 6 के बदले में एंगल COD लिखेंगे। 2 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180 आ जाएगा। ये हमारा एक पार्ट होता है प्रूफ। अब दूसरे वाले पार्ट के लिए भी यही काम करना है हम लोगों को दोबारा से, लेकिन वो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले सिमिलर करके किया वैसे हम करेंगे, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। और उस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 2 और 5 6 को हमने इस बार रहने दिया था, जब हम दोबारा से इसको करेंगे तो हम यहाँ पर से 1 2 5 6 को हटाएंगे और हम 3 4 और 7 8 का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे तुम सिमिलरली, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में जहाँ पर सेम टू सेम काम बार बार करना पड़ता है ना, वहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो कि सिमिलरली जो हमारा एंगल AOD होगा उसमें जब हम प्लस करेंगे एंगल BOC को तो वो भी हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा फाइनली हैंस प्रूफ और चैप्टर होता है फिनिश। तो इस तरीके से बच्चों मैंने तुम्हारा ये चैप्टर करा दिया कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर आकर के डिस्कशन कर सकते हो। उसके अलावा तुम लोगों को पिन कमेंट में भी मैंने पिन कमेंट में कुछ दिया है क्या, दे दूंगा। बाकी तुम लोगों को जो मैंने बुक दिया हुआ है ना, वो बुक जरूर कंसीडर करना, उसमें इससे भी मज़ेदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और वो बुक बहुत कम प्राइस में मिल रही है, मतलब उतने कम पे तुम पूरे इंटरनेट में सर्च करके देख लो, कोई बुक मिलेगी ही नहीं, उतना तगड़ा बुक। ठीक है, तो चलो बच्चों अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है हम लोग वो शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। नेक्स्ट चैप्टर के लिए लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।